हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऑसिलेट कोचिंग सेंटर में। तो आइए, आज हम विज्ञान विषय की कक्षा 12 की पहली क्लास चालू करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारा है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आवेश क्या होता है, और इधर आप देख पा रहे होंगे कि विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, परावैद्युतांक क्या होता है, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सब टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। आवेश क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उन कणों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, यानी कि एटम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परमाणु को एटम बोलेंगे। एटम, उसको एटम कहते हैं। और यह एटम जो होता है वह 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। छोटे क्लासों में आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए कि वो 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? पहला होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और हमारा प्रोटॉन। इन 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है क्या? परमाणु। और परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु। अणु से मिलकर हमारा पदार्थ बनता है। तो सीधी सीधी भाषा में ये जानिए कि आवेश जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो जाती है किसी वस्तु पर, तो वह चीज आवेशित हो जाती है। इस प्रकार से आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी आवेश हमारा क्या है? वह रूप है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी वस्तु का वह रूप है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात या फिर अधिकता है। तो वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। यानी कि कोई वस्तु ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है या दिखता है, तो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब आप जानते हैं कि पदार्थ कैसा होता है? उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज तो होता नहीं है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए वो क्या होता है? उदासीन होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है बच्चों, क्या होती है? कमी हो जाती है, तो उस पे क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी के विपरीत यदि उस पे अधिकता हो जाती है, किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो क्या हो जाता है? उस पे ऋणावेश आ जाता है, यानी कि निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसको अपने जीवन में समझिए। अच्छा मानिए आपके जेब में 9 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि वो 10 रुपए बन जाए, तो आप क्या करेंगे? किसी से 1 रुपया लेंगे, यानी कि आप 1 रुपया लेंगे। जब लेंगे तो क्या हो जाएंगे आप? आपके पास रुपए तो अधिक हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, पर आप कैसे हो जाएंगे? ऋणी हो जाएंगे, तो आप पे ऋणावेश आ जाएगा। अगर जो इसके विपरीत आपके पास मान लीजिए 11 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास 10 की नोट बनी रहे, लेकिन किसी को 1 रुपए की जरूरत है, तो आपने उसको क्या दे दिया? 1 रुपया दे दिया। आपके पास रुपयों की तो कमी आ गई, 1 रुपए की कमी आ गई है, परंतु आप क्या है? धनी है, क्योंकि आप उससे मांग सकते हैं, 1 रुपया लाओ हमारा, तो आप पे धनावेश आ गया। तो ये आप तो कभी नहीं भूलेंगे कि जब कमी है तो धनावेश, और जब अधिकता है तो ऋणावेश आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो क्या होता है बच्चों? ऋणावेश आ जाता है। और यह आवेश, इस आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? अब आपने यह तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो क्या होता है? क्या होता है बच्चों? नहीं, नहीं बच्चों, जब अधिकता होती है तो ऋणावेश और कमी होती है तो धनावेश आता है। अब अच्छा, आप चार्ज समझ गए क्या होता है, और ये भी समझ गए कि धनावेश होता है और ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज
और निगेटिव चार्ज, दो चार्ज होते हैं, ये भी आप समझ गए। अब आइए समझ लेते हैं कि हमारा आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, तो क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू से डिनोट करते हैं हमारे चार्ज को। अब किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, Q बराबर NE। यहाँ पे लिख लीजिए, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होती है, NE, जहाँ N क्या है, एक पूर्णांक है। N क्या है बच्चों, पूर्णांक है। N क्या है, पूर्णांक है। कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, यानी 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। और किसी वस्तु पर न्यूनतम सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है, तो वह कितना हो सकता है, पूर्णांक सबसे कम कौन सा है, एक है। तो किसी वस्तु पर सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है, सबसे कम यही संख्या है, तो 1E, यानी कि Q बराबर E के हो सकता है। और यह E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान है बच्चों। और यह कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। तो हमारा क्यू का मान सबसे न्यूनतम कितना हो गया, क्यू बराबर हो गया सबसे न्यूनतम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और बच्चों क्यों, जैसे हम लोग भार को कैसे नापते हैं, किलोग्राम में, वैसे ही आवेश को काहे में नापेंगे, हम लोग नापेंगे किसमें, कूलाम में। किसमें नापेंगे, कूलाम में। तो यहां से आपको एक चीज और मिल गई, क्या मिल गई, आवेश का क्या मिल गया बच्चों, मात्रक। क्या मिल गया, कूलाम। क्या मिल गया, आवेश का मात्रक, कूलाम। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कूलाम का नियम, यानी कूलाम्स लॉ। तो इससे पहले छोटी सी कहानी आप सुन लीजिए कि जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने एक प्रयोग किया होगा, या नहीं किया होगा तो किसी को करते देखा होगा, या फिर किताबों में ही पढ़ा होगा। क्या होता था कि जब हम अपने बालों से कंघी को रगड़ते हैं, यानी सूखे बालों से, बिना तेल लगे हुए बालों से जब कंघी को रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर ले जाते थे, तो क्या होता था कि हम लोग क्या देखते थे कि कागज के टुकड़े कंघी में चिपक जाते थे, यानी कि खुद ब खुद आकर्षित हो जाते थे। तो कौन सी ऐसी बला थी, क्या ऐसा जादू था कि इसको आकर्षित कर लेता था, तो कोई जादू नहीं था, क्या था, ये आकर्षण बल था। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में ही कूलाम साहब ने कहा, कैसे बल हमारा ये लगता है। तो आइए जानते हैं कूलाम साहब ने क्या कहा। जब दो स्थिर विद्युत आवेश, यानी कि दो स्थिर विद्युत आवेश, कोई हमने Q1 ले लिया और Q2, आवेश आप समझ ही चुके हैं क्या होते हैं। तो आवेशों के बीच, मान लीजिए आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, या दूरी कुछ भी हो सकती है, तो r दूरी पर रखे हुए हैं। अब Q1 से Q2 की तरफ लगने वाला जो बल है वो F12 है, वेक्टर F12। और जो Q2 से Q1 की तरफ लगने वाला बल है वह वेक्टर 21 है। ये हमारा सदिश रूप में है, इसका सदिश रूप में हम यहाँ पढ़ेंगे और ऐसे भी पढ़ेंगे। और अगर जो यहाँ से देखा जाए, जब Q1 से Q2 पे बल लग रहा है तो इसकी दिशा, क्योंकि सदिश रूप भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो R12 हो गई। और अगर जो दूरी इधर से इधर की ओर नापी जाए तो वेक्टर R21 हो गई। अब कूलाम साहब ने क्या कहा, कूलाम साहब कहते हैं कि किन्हीं दो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बल होता है वो क्या होता है, बल जो होता है वो आवेशों यानी कि 1 2 के गुणनफल के समानुपाती और इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनको जब मिला के लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब जब ये समानुपात का हम चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, परंतु बराबर के साथ एक कांस्टेंट भी जुड़ता है। और प्रयोगों द्वारा कांस्टेंट हमारा यहाँ पे क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो दोस्तों यहाँ पे K वायु के लिए या निर्वात के लिए 1 होता है, वायु या निर्वात के लिए
k इक्वल टू 1। k क्या है हमारा परावैद्युतांक है, या इसको हम लोग सापेक्ष वैद्युतशीलता भी कह सकते हैं। k क्या है परावैद्युतांक, या हमारा सापेक्ष वैद्युतता सापेक्ष वैद्युतशीलता। तो k की जगह हम लोग 1 रख देंगे। अब क्या हो गया यहाँ पे, f बराबर हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k की जगह 1 हो गया, और q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और f चूंकि बल होता है तो इसको कहाँ में लिखेंगे हम लोग, न्यूटन में लिखेंगे। तो ये हमारा सूत्र आ गया कूलाम के नियम का, यानी कि किसी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर कितना होगा। अब इसका सदिश रूप आप जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जब q1 से q2 पे बल लगता है, इस आवेश से इस आवेश पे बल लगता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर F12। वेक्टर किस लिए लिखा है, ये तीर क्यों बना ऊपर, जब सदिश राशि को हम लिखते हैं तो उसके ऊपर तीर बना देते हैं, जिससे प्रदर्शित हो सके कि वह राशि सदिश राशि है। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं कि Q2 से जब Q1 पे बल लगता है तो उस बल को कैसे लिखते हैं, F21 करके लिखते हैं। और जब F12 की बात है तो दूरी क्या लेंगे हम लोग, वेक्टर R12, और जब F21 की बात है तो हम लोग दूरी क्या लेंगे, R21 लेंगे। तो आइए वेक्टर रूप में हम लोग लेते हैं। पहले के लिए वेक्टर F12 बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। इसी यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, R12। अब इस यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि R अपॉन मॉड ऑफ R12, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R12। और यहां से हम लोग देखेंगे कि R1 यानी मॉड क्या होता है, मॉड मतलब संख्यात्मक मान, यानी कि अगर यह 5 मीटर की दूरी है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 है, दूरी तो बदल नहीं रही है। तो मॉड ऑफ R12 मॉड ऑफ R21 और R तीनों क्या है, समान है। तो अब इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। आइए, तो वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R12। अब मॉड ऑफ R12 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं दोस्तों। आइए 1/, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से क्या लिखेंगे, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मॉड ऑफ R12, और ये भी क्या हो गया r, ये हो गया r, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r क्यूब हो गया, और ये वेक्टर R12। इसी प्रकार दूसरे लिख लें, वेक्टर F21 के बारे में जब लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r क्यूब। यहाँ पे जैसे जब 1 2 था तो 1 2 है, जब 2 1 है तो R21 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यह कूलाम के नियम का सदिश रूप है। अब बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जो हमारा कांस्टेंट निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के तो 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, निर्वात के लिए के 1 हो जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान बच्चों 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है, 9 × 10⁹ अब यहाँ पे आप दो टर्म देख पा रहे होंगे कि एप्सिलॉन 0 और के क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था, क्या होता है, परावैद्युतांक या सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्षिक भी कह सकते हैं, सापेक्ष भी कह सकते हैं
विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युत या विद्युतशीलता। तो बच्चों अब आइए समझ लेते हैं पहले परावैद्युतायन क्या होता है। तो वह संख्या जो जो निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता को डिवाइड करने से प्राप्त होती है, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतायन कहलाता है। यानी कि के की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं और के का सूत्र आप लिख लीजिए, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको बॉक्स में आप बंद कर लीजिए। इन सब चीजों का आप बच्चों नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपके पास ये सुरक्षित रहे। और आपको समय समय पर पीडीएफ भी, जब आपको कोई परिभाषा बताई जाएगी तो आपको एक स्लाइड लगा दी जाएगी जिसमें आपको स्पष्ट रूप से परिभाषा लिखित रूप में मिल जाएगी। अगर नहीं भी स्लाइड आपको मिल पाती है तो जो हम बोल रहे हैं आप उसको भी लिख सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं, हमने परावैद्युत जान लिया, अब परावैद्युत तो जान लिया कि विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं, जो निर्वात की और माध्यम की विद्युतशीलता है उसके अनुपात को कहते हैं। लेकिन अब विद्युतशीलता क्या चीज है? अब यहाँ पे आके बात फंस गई। तो अब हम जानते हैं कि विद्युतशीलता क्या होती है। तो विद्युतशीलता बच्चों क्या है? वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसको वैद्युत क्षेत्र में, अभी इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? वैद्युत क्षेत्र समझेंगे अगली क्लास में क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। फिलहाल आप जान लीजिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जब कोई आवेश रखा होता है और इसके चारों ओर आवेश का प्रभाव रहेगा, ये भी आप समझ रहे होंगे। तो इस चारों ओर इसके प्रभाव के क्षेत्र में जब कोई दूसरा कोई आवेश किसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो यही क्या कहलाता है? इस क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आप मान लीजिए कि यह बोर्ड पूरा जो है एक आवेश के द्वारा घिरा हुआ है और जब कोई दूसरा आवेश इसके नजदीक आता है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे हम लोग। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र विस्तृत रूप से आगे क्लास में जानेंगे। अब अभी हम क्या समझ रहे थे कि वैद्युतशीलता क्या चीज होती है। तो वैद्युतशीलता बच्चों वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है, कोई भी एनी पदार्थ ले लीजिए आप, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उसमें होने वाले बदलाव का विरोध करता है। यानी कि जब आप किसी वस्तु को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पे जो बल लगता है, समझे बच्चों? किसी आप मान लीजिए कोई, आपको उदाहरण के रूप में अगर समझाएं तो जैसे आप मान लीजिए एक बढ़िया आपने हेयर स्टाइल रखी और आप घर पे कटा के बढ़िया गए, लेकिन आपके पिताजी क्या कहते हैं कि ये फैशन वाली हेयर स्टाइल नहीं चलेगी, तो आप क्या करते हैं कि विरोध करते हैं कि पापा हमको ना हड़काएं, ये हेयर स्टाइल बदलने के लिए ना कहें। पापा क्या कहते हैं? जाओ तुरंत इसको चेंज करा के लाओ। तो आप क्या कहते हैं? कुछ प्रयास करते हैं कि हमारी वो हेयर स्टाइल जो हम कटा के आए हैं वो बनी रहे। तो इस प्रयास को क्या कहेंगे? इस प्रयास की माप को क्या कहेंगे? वैद्युतशीलता। ऐसे ही इसमें जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे एक बल लगता है और वह क्या करता है? जब बल का विरोध करता है मिल गया तो उस विरोध की ही माप, यानी विरोध कितना करता है, वही हमारी क्या है? वैद्युतशीलता सीधे शब्दों में। और इस वैद्युतशीलता को काहे से डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। जब माध्यम की है तो खाली एप्सिलॉन, और जब वह निर्वात की है तो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो आज हमने जाना समरी, आप देख लेते हैं क्या क्या जाना। हमने वैद्युत आवेश जाना, हमने कूलाम का नियम समझ लिया, और हमने क्या समझा? परावैद्युत क्या होता है, वैद्युतशीलता क्या होती है, और वैद्युत क्षेत्र भी हमने जान लिया क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी होगी। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद आज की क्लास करने के लिए।